Hello everyone, I am Kusum and welcome to Faculty Channel. We have already started the series of top 100 MCQs on टीचिंग एप्टीट्यूड और कल हमने जो करा था पार्ट 1 करा था जिसमें मैं आई बॉट 30 क्वेश्चंस एंड टुडे ऑल्सो आई बॉट 30 more questions for this part 2 video. So let's without any delay let's start with the video. First question is, if a parent approaches the teacher to do some favor to his her ward in the examination, the teacher should. अगर कोई पेरेंट किसी टीचर को अप्रोच करता है, के पास जाता है, बोलता है कि उसको थोड़ी हेल्प कर देना एग्जामिनेशंस में, उसकी हेल्प कर देना, तो आप क्या बोलेंगे उसको? हेल्प इन द सेंस कि उसको बता देना आंसर्स एंड ऑल. ओके, सो व्हाट विल यू टेल देम? व्हाट विल द टीचर डू? वो हेल्प करने की कोशिश करेगा या आस्क हिम नॉट टू टॉक इन दोज टर्म्स, या उसे बोलेगा इस बारे में आप बात मत करिए, या रिफ्यूज़ कर देगा पोलाइटली एंड फर्मली, बहुत प्यार से उसको बहुत समझाते हुए उनको मना कर देगा, या आस्क हिम रूडली टू गो अवे, या एकदम रूड वे में उनको बोल देगा कि आप यहाँ से जाइए. जब इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, एप्टीट्यूड के जब क्वेश्चंस होते हैं, तो आपको जो सबसे अप्रोप्रिएट, सबसे पॉजिटिव क्वेश्चन आंसर ऑप्शन होता है उसको चूज़ करना पड़ता है. देयरफॉर द करेक्ट आंसर हियर इज योर रिफ्यूज़ पोलाइटली एंड फर्मली. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाई डू टीचर्स यूज़ टीचिंग एड? टीचर्स टीचिंग एड क्यों यूज़ करते हैं? टू मेक लर्निंग इंटरेस्टिंग बनाने के लिए लर्निंग को, टू टीच विद इन अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ स्टूडेंट्स, बच्चों की अंडरस्टैंडिंग लेवल तक पहुंचने के लिए, उनको उस तरह से पढ़ाने के लिए, या स्टूडेंट्स का अटेंशन गेन करने के लिए, या फिर स्टूडेंट्स को और अटेंटिव बनाने के लिए. अगर अब हम यहाँ पर देखें तो टीचिंग एड जो है ना, वो सब चीज़ के लिए यूज़ होता है एक तरह से देखा जाए, राइट. ये सब पॉजिटिव है, बट जब यहाँ पर इस टाइप की सिचुएशन होती है क्वेश्चन में, देन यू हैव टू चूज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट, जो सबसे आपको लगता है ये सबसे इंपॉर्टेंट है. हैंस हियर द करेक्ट आंसर विल बी टू मेक टीचिंग इंटरेस्टिंग, टू मेक लर्निंग इंटरेस्टिंग. क्या होता है कि जब हम कोई चीज़ पढ़ा रहे हैं, बुक से पढ़ाते हैं, बच्चा कई बार इतना इंटरेस्ट नहीं लेता है क्योंकि वो टेक्स्ट देख रहे हैं, ये वो सो. बट इमेजिन करिए आप ज्योग्राफी पढ़ा रहे हैं, आप उनको अर्थ के बारे में पढ़ा रहे हैं, एंड यू आर यूजिंग अ ग्लोब, दैट इज़ अ टीचिंग एड फॉर यू, इट इज़ अ मॉडल. तो जब बच्चा ग्लोब देखता है तो उसको ज़्यादा इंटरेस्ट आता है उसे पढ़ने, वो ज़्यादा अच्छे से समझता है. तो इट इज़ द ओनली थिंग दैट टू मेक लर्निंग इंटरेस्टिंग द टीचर शुड यूज़ टीचिंग एड. नेक्स्ट, सम स्टूडेंट्स इन अ क्लास exhibit great curiosity for learning. It may be because such children are, मतलब अगर कोई बच्चा क्लास में बहुत ज़्यादा क्यूरोसिटी दिखा रहा है कोई चीज़ सीखने के लिए, बहुत उत्सुक है, तो वो क्यों है? दे आर गिफ्टेड, वो गिफ्टेड चाइल्ड हैं. गिफ्टेड चाइल्ड आप लोगों को जो बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, या जिनको कहते हैं ना कि IQ लेवल बहुत हाई होता है, दे आर गिफ्टेड चाइल्ड. या और भी बहुत सी सिचुएशंस होती हैं, या कम फ्रॉम रिच फैमिलीज़, बहुत रिच फैमिलीज से आए हैं, या आर्टिफिशियल बिहेवियर दिखा रहे हैं, या इनडिसिप्लिन क्रिएट करना चाह रहे हैं क्लास में. सो व्हाट विल बी द आंसर हियर? सी, अब यहाँ पर आपका एप्टीट्यूड अलग अलग, आपकी थिंकिंग किस तरह से किस वे में जा रही है, तो वो हो जाता है. बट हियर द आंसर विल बी दे आर गिफ्टेड, बिकॉज जो बच्चे बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, बहुत जिनका IQ लेवल बहुत हाई होता है, तो उनको क्या होता है, वो उनके अंदर क्यूरोसिटी होती है हर चीज़ को जानने की, बहुत क्वेश्चंस पुट करते हैं टीचर्स से, मतलब दे नीड आंसर फॉर ईच एंड एवरी क्वेश्चन, ईच एंड एवरी थॉट विच इज़ कमिंग इन देयर माइंड. सो दे आर नोन एज द गिफ्टेड चाइल्ड. Now, if one of the following is appropriate, which one of the following is appropriate in respect of the teacher-student relationship? Teacher-student relationship के बीच में कौन सा ऐसा है जो appropriate लग रहा है आपको इनमें से, इन options में से? Very informal and intimate होने चाहिए, बहुत informal, मतलब जैसे friends होते हैं इस तरह से होने चाहिए. Limited होने चाहिए classroom तक ही. Cordial and respectful होने चाहिए relationship, या indifferent होना चाहिए. तो हेयर द करेक्ट आंसर विल बी कॉर्डियल एंड रिस्पेक्टफुल. देखिए, टीचर स्टूडेंट के बीच में हमेशा एक रिस्पेक्टफुल एक रिलेशनशिप होना चाहिए, बहुत ज़्यादा इनफॉर्मल नहीं, सिर्फ क्लासरूम तक नहीं कि उसके बाद आप कोई हेल्प ही ना करें, उसके इंडिफरेंट नहीं होने चाहिए, बट दे शुड बी वेरी रिस्पेक्टफुल. ओके, नाउ इन अ लाइवली क्लासरूम सिचुएशन देयर इज़ लाइकली टू बी, एक बहुत लाइवली क्लासरूम है. लाइवली यू अंडरस्टैंड कि बहुत मतलब अच्छा माहौल चल रहा है आपका क्लासरूम में, तो वहाँ पर क्या हो सकता है? आपको क्या लगता है वहाँ क्या है? देयर शुड बी ओकेजनल रोर्स ऑफ लाफ्टर, मतलब कभी कभी हंसने की आवाज़ें आ रही हैं वहाँ से, या कंप्लीट साइलेंस से, बिल्कुल चुप है क्लास,
सिर्फ टीचर बोल रहा है, फ्रीक्वेंट टीचर स्टूडेंट डायलॉग है, बार बार टीचर स्टूडेंट आपस में बोलने में लगे हुए हैं, या लाउड डिस्कशन अमॉन्ग स्टूडेंट्स, बहुत ज़ोर ज़ोर से डिस्कशन चल रहा है स्टूडेंट्स के बीच में। Here your correct answer will be occasional roars of laughter. Occasional roars of laughter बोलेंगे हंसने की आवाज़ क्यों? See what happens when you are teaching something. तो फिर जब आप पढ़ा रहे हैं क्लास में तो एकदम कंप्लीट साइलेंस अगर होगा ना तो इट मीन्स दैट बच्चा एक्टिव पार्टिसिपेशन नहीं ले रहा है, दैट मीन्स इट इज़ दे आर पार्टिसिपेटिंग पैसिवली, सिर्फ टीचर का रोल वहाँ पर आ रहा है। फ्रीक्वेंट टीचर स्टूडेंट डायलॉग भी क्या होगा कि टीचर्स अगर बार बार स्टूडेंट्स बोल रहे हैं, पुट कर रहे हैं क्वेश्चंस, तो वो भी कहीं ना कहीं एक नेगेटिव हो जाता है कि टीचर्स दे आर नॉट अलाइंग टीचर्स टू एक्सप्लेन इट प्रॉपरली, बट दे आर पुटिंग द क्वेश्चंस इन बिटवीन एवरी टाइम, राइट। लाउड डिस्कशन भी नहीं चलेगा बिकॉज ये तो इनडिसिप्लिन हो जाएगा क्लास में। देयरफॉर कभी कभी टीचर पढ़ा रहा है, वो इस टाइप से एग्जाम्पल्स दे रहा है कि बच्चे खुश हो रहे हो एग्जाम्पल को देख के, दे आर समवेयर ओकेजनली वहाँ लाफ्टर हो रहा है। सो दिस इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। Now, good evaluation of written material should not be based on, जो written material है उसको evaluation किस basis पे, अच्छा evaluation किस basis पे नहीं होना चाहिए, प्लीज़ नोट पे ध्यान दीजिएगा। linguistic expression, logical presentation, ability to reproduce whatever is read, या comprehension of subject। लिंग्विस्टिक उसकी लिखावट पे बेस्ड है, ओके इट इज़ गुड इवैल्यूएशन। लॉजिकल प्रेजेंटेशन है, उसने बहुत अच्छे लॉजिकली प्रेजेंट करा हुआ है, इट इज़ ऑल्सो गुड। कॉम्प्रीहेंशन ऑफ सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट को कॉम्प्रीहेंड किया हुआ है, रिटन मटेरियल जो भी है, जो भी बच्चे ने लिखा है उसे कॉम्प्रीहेंड किया हुआ है सब्जेक्ट को, इट इज़ ऑल्सो गुड। बट गुड इवैल्यूएशन, एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस वट एवर इज़ रेड, ये नहीं। इसका मतलब ये है कि बच्चे ने जो पढ़ा है वो बस ऐसे ही लिख दिया है, लेकिन टीचर को उसको फिर से रिप्रोड्यूस करना पड़ रहा है, उसको फिर से समझना पड़ रहा है कि इसने लिखा क्या है। सो दिस इज़ द करेक्ट आंसर हियर, दैट दिस वन इज़ नॉट बेस्ड ऑन, गुड इवैल्यूएशन इज नॉट बेस्ड ऑन दिस, ओके। नाउ नेक्स्ट इज एटीट्यूड्स, कॉन्सेप्ट्स एंड स्किल्स एंड नॉलेज आर प्रोडक्ट्स ऑफ। क्या है ये एटीट्यूड्स, कॉन्सेप्ट, स्किल्स, नॉलेज, ये क्या है? लर्निंग के हैं, रिसर्च के हैं, हेरिडिटी के हैं, या एक्सप्लेनेशन के हैं? हे योर करेक्ट आंसर इज़ लर्निंग। ये सब आपके लर्निंग से रिलेटेड हैं। एटीट्यूड में चेंज आता है लर्निंग से, कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते हैं, स्किल्स डेवलप होती है और आपको नॉलेज मिलती है। नाउ विच वन इज़ नॉट अ प्रोडक्ट ऑफ लर्निंग? इनमें से कौन सा लर्निंग का प्रोडक्ट नहीं है? एटीट्यूड्स, ये हमने यहीं पर पढ़ लिया, देखिए ये है। कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते हैं, राइट, देखिए यहाँ पर है। नॉलेज भी होता है आपको, देखिए इस क्वेश्चन में, आप इससे पहले वाले क्वेश्चन में देखेंगे तो आपको आंसर इसमें ही मिल गया है। मैच्योरेशन इज़ समथिंग विच इज़ नॉट रिलेटेड टू लर्निंग। आप बहुत मैच्योर हैं तो ही आप लर्न कर सकते हैं, इट इज़ नॉट दैट, ओके। या लर्न करेंगे कोई चीज़ समझेंगे तो आप मैच्योर हो जाएंगे, नो, दिस इज़ कम्प्लीटली रॉन्ग। नेक्स्ट इज़ द प्राइमरी ड्यूटी ऑफ द टीचर इज़ टू। क्या है प्राइमरी ड्यूटी टीचर की? रेज इंटेलेक्चुअल स्टैंडर्ड्स ऑफ द स्टूडेंट, बच्चों का इंटेलिजेंट लेवल को और बढ़ाना, इम्प्रूव करना उनका फिजिकल स्टैंडर्ड ऑफ स्टूडेंट्स, इम्प्रूव करना उनको द फिजिकल स्टैंडर्ड ऑफ स्टूडेंट्स, उनका हेल्प ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ द स्टूडेंट्स, बच्चों का होलिस्टिक डेवलपमेंट होना चाहिए, या इम्बाइब वैल्यू सिस्टम्स इन द स्टूडेंट्स, या बच्चों के अंदर वैल्यूज़ डालनी है, उनको वैल्यू समझानी है कि क्या मॉरल्स, वैल्यूज़, ओके। सो हियर योर करेक्ट, ये सब अगर हम देखें, दे ऑल आर पॉजिटिव पॉइंट्स, यू कैनॉट find out, but here you have to see the most appropriate answer. It will be help all round development of the students. बच्चे का एक holistic development होना चाहिए, all round development होना चाहिए। It's not कि सिर्फ intellectual level पे देखा जाए या सिर्फ physical level देखे उसके, या सिर्फ values moral values डाली जाए, but उसका all round development होता है जिसमें ये सब चीज़ें include हो जाएंगी। Now, the teacher has been glorified by phrase friend, philosopher and guide, because teacher को के लिए बोलते हैं ना that the teacher he is my friend, philosopher and guide। क्यों बोला जाता है ये, क्यों glorify किया जाता है इस phrase से? फर्स्ट ऑप्शन इज़ योर, ही हैज़ टू प्ले ऑल वाइटल रोल्स इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सोसाइटी। उसको सारे रोल्स प्ले करने पड़ते हैं सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। वो ट्रांसमिट करता है हाई वैल्यूज़ टू ऑफ ह्यूमैनिटी टू द स्टूडेंट्स। वो ह्यूमैनिटी से रिलेटेड जितने भी हाई वैल्यूज़ हैं उनको स्टूडेंट्स में इनकलकेट करता है। या फिर वो ग्रेट रिफॉर्मर होता है सोसाइटी का, या फिर ही इज़ अ ग्रेट पैट्रियट। पैट्रियट मीन्स देशभक्त। तो इनमें से आप बताइए कौन सा करेक्ट आंसर होगा?
here your answer will be he has to play all vital roles in the context of society. उसको सारे vital roles जितने भी important, देखिए बच्चा जब स्कूल जाता है तो उसके लिए वो ही उसका एक टीचर ही उसकी माँ बाप फ्रेंड एवरीथिंग शी बिकम्स। वो उसको गाइड करते हैं, उसको वैल्यूज सिखाते हैं लाइफ सोसाइटी से, लाइफ से रिलेटेड उनको पढ़ाते हैं। दे एक्ट एज अ फ्रेंड ऑफ देम। जब उन्हें कोई प्रॉब्लम होती है उनको सॉल्यूशंस बताते हैं। तो देयरफॉर दिस इज द थिंग दैट दे प्ले ऑल द वाइटल रोल्स इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सोसाइटी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ टीचर कैन एस्टैब्लिश रैपो विद हिज स्टूडेंट्स बाय, कैसे एस्टैब्लिश करेगा रैपो? बिकमिंग अ फिगर ऑफ अथॉरिटी, मतलब एक अथॉरिटी, और अपने आप को अथॉरिटी मतलब एक जैसे होता है ना स्कूल में प्रिंसिपल है, अथॉरिटी है, तो वो दिखाएगा, या फिर इम्प्रेस करेगा स्टूडेंट्स को अपने नॉलेज और स्किल से, या प्ले करेगा रोल ऑफ अ गाइड, एज अ गाइड वो शो करेगा अपने आप को, या फिर he will become friends to the students. Now here again, if you see, all these are related to the teacher only, but the most appropriate answer here you will be your playing the role of a guide. जब स्कूल जाते हैं तो बच्चों को एक गाइड की ज़रूरत होती है जो उनको प्रॉपरली गाइड कर सके कि ये ऐसे करना है चीज़ें, वैसे करनी है। फ्रेंड्स उसके बहुत होते हैं स्कूल में बच्चों के, राइट? और उसको अपने बच्चों को नॉलेज और स्किल से इंप्रेस करने की ज़रूरत क्यों है? यू आर अ टीचर, दैट मीन्स यू हैव दैट नॉलेज, आपके अंदर स्किल्स है, नॉलेज है, तभी तो आप टीचर बने हैं। और फिगर ऑफ अथॉरिटी, अगर आप उनको एक अथॉरिटी की तरह शो करोगे कि मैं एक ऑथराइज्ड पर्सन हूँ, तो फिर वो बच्चे और स्टूडेंट के बीच में कभी भी वो रैपो बिल्ड नहीं हो सकता है। देयरफॉर टीचर हैज़ टू प्ले द रोल ऑफ अ गाइड हियर। Now the next question is, which among the following gives more freedom to the learner to interact? कौन सा इनमें से जो है वो इंटरैक्ट करने के लिए ज़्यादा फ्रीडम देता है बच्चों स्टूडेंट्स को? यूज़ ऑफ फिल्म, एक आप अगर फिल्म दिखाएंगे स्कूल में, या स्मॉल ग्रुप डिस्कशन, छोटे छोटे ग्रुप डिस्कशंस करेंगे, लेक्चर्स आएगा एक्सपर्ट्स आएंगे और स्टूडेंट्स को लेक्चर देंगे, या व्यूइंग कंट्री वाइड क्लासरूम प्रोग्राम ऑन टीवी, या कोई भी ऐसा कोई प्रोग्राम देख रहे हैं टीवी में जो पूरा कंट्री वाइड चलता है, तो इससे बच्चों के इंटरेक्शन होगा। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा अप्रोप्रिएट है। देखिए अगर हम देखें तो ओनली वन ऑप्शन, दैट इज स्मॉल ग्रुप डिस्कशन जो है इसका करेक्ट आंसर होगा, बिकॉज ग्रुप डिस्कशन होगा तभी तो बच्चे एक दूसरे से इंटरेक्ट करेंगे, उनको फ्रीडम मिलेंगी इंटरेक्शन की। बाकी जो चीज़ें हैं ये पैसिव मोड में आ जाएंगी। यूज़ ऑफ फिल्म नहीं हो सकता, ये पैसिव मोड हो गया आपका। लेक्चर भी पैसिव मोड हो गया, क्योंकि इसमें टीचर का रोल होगा। यहाँ पर भी ये म्यूटली बैठे रहेंगे, दे विल नॉट डू। बट जहाँ डिस्कशन की बात आती है तो देन यू आर करेक्ट, देन इट इज़ लाइक इंटरेक्टिंग ऑफ स्टूडेंट्स आर बीइंग अलाउड फ्रीली। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which of the following skills are needed for present day teacher to adjust effectively with the classroom? इनमें से कौन सा है जो कि बच्चे टीचर के अंदर होनी चाहिए ये चीज़, सो दैट वो इफ़ेक्टिवली क्लासरूम में टीच कर सके? नॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी के बारे में पता हो, या यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी टीचिंग लर्निंग, यूज़ करे वो टेक्नोलॉजी का टीचिंग लर्निंग में। नॉलेज ऑफ स्टूडेंट्स नीड, स्टूडेंट्स को क्या चाहिए उसके बारे में उसे पता है। और कंटेंट मास्टरी, कंटेंट मास्टरी मीन्स उसको अपना जो वो पढ़ा रहा है उसमें वो मास्टर है, उसको उसकी बहुत अच्छे से नॉलेज है। Now the options here are 1 and 3, that is you can read here from the options 2 and 3, 2, 3 and 4, या 2 and 4। अब देखिए आप यहाँ देखें, यहाँ all of the above नहीं है, एंड प्लीज़ मेक श्योर एक चीज़ आप ध्यान से गांठ बांध के रख लीजिए, all of the above क्वेश्चन आंसर जो होता है ना गाइड बुक्स में आपको बहुत दिख जाएंगे, यूट्यूब्स में आप देखेंगे बहुत ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करवाते हैं, बट एग्जामिनेशन में ओवरऑल अगर 100 क्वेश्चंस आपके आ रहे हैं उसमें मुश्किल से 2 या 3 ऐसे क्वेश्चंस होते हैं, 2-3 भी मैं ज़्यादा बोल रही हूँ, 2 लेके चलो जिसमें ऑल ऑफ द अबव आंसर होता है, अदरवाइज ऑल ऑफ द अबव आंसर नहीं होता है। यू हैव टू चूज़, ऐसे कोड बेस्ड आ जाते हैं, यहाँ पर थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। बट अगर हम देखें क्योंकि यहाँ पर 1 नहीं, यहाँ पर ऐसा कोई नहीं है जिसमें 1, 2, 3, 4 दे रखा है, यहाँ हम 1 को हम अलग कर देंगे, क्योंकि नॉलेज होना, सिर्फ नॉलेज होना इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, बट अगर उसे टेक्नोलॉजी के बारे में पता है लेकिन उसे अगर वो यूज़ नहीं कर रहा है तो कोई फ़ायदा नहीं है। देयरफॉर 2, योर 3 and your 4, that is your option number C will be correct. Okay, option number C is your correct answer.
माइक्रो टीचिंग इज़ मोर इफेक्टिव। माइक्रो टीचिंग कब ज़्यादा इफेक्टिव होता है? ड्यूरिंग द प्रिपरेशन फॉर टीचिंग प्रैक्टिस, जब प्रिपरेशन कर रहा है टीचिंग प्रैक्टिस के लिए, जब टीचिंग प्रैक्टिस कर रहा है, या टीचिंग प्रैक्टिस के बाद, और यू कैन से ऑलवेज। सी टीचिंग प्रैक्टिस की प्रिपरेशन करें तो माइक्रो टीचिंग की क्या ज़रूरत है, राइट? माइक्रो टीचिंग स्मॉल ग्रुप में होता है जब आप टीचिंग करवा रहे हो। प्रैक्टिस के टाइम यू डोंट नीड, जब प्रिपरेशन करो देन यू डोंट नीड। आफ्टर टीचिंग प्रैक्टिस क्यों? उसके बाद तो क्लास खत्म हो गई है, राइट? यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग ऑलवेज की, तो यू नेवर नीड दिस। ओके, हेयर योर करेक्ट आंसर इज ड्यूरिंग द टीचिंग प्रैक्टिस। जब आप टीचिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं, आपने अब बीएड का अगर कोर्स करा है तो आपको पता होगा दैट टीचिंग प्रैक्टिस के टाइम पे माइक्रो टीचिंग करवाई जाती है, जो स्मॉल ग्रुप में होती है, आगे पीछे नहीं करवाई जाती या हमेशा नहीं करवाई जाती। ओके ओके, नाउ दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, असर्शन रीजनिंग का है। आई विल टेल यू हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। देखिए, असर्शन रीजनिंग बहुत से बच्चों का गलत हो जाता है बिकॉज दोनों स्टेटमेंट्स को अलग लेके चलते हैं। लेकिन असर्शन क्या, इसमें ये आपको इसका ट्रिक ये है कि जब आप असर्शन पढ़ते हो उसके बाद जब आप रीज़न पढ़ रहे हो तो उसके बीच में बिकॉज लगा लो, बिकॉज या क्योंकि। ओके, बिकॉज लगा लो। सो इससे क्या होता है कि आपके लिए ईजी हो जाता है आंसर को सॉल्व करना। अगर आप बिकॉज लगा के पढ़ रहे हो तो आप इस तरह से पढ़ोगे कि ये ऑप्शन आप क्योंकि इसी अभी पहले हम क्वेश्चन देख लेते हैं। फॉर एन इफेक्टिव क्लासरूम कम्युनिकेशन एट टाइम्स इज डिजायरेबल टू यूज अ प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी। बोल रहा है अगर आपको इफेक्टिव क्लासरूम कम्युनिकेशन दिखाना है, करना है, तो फिर आपको प्रोजेक्शन टेक्नोलॉजी का यूज़ क्यों है इम्पॉर्टेंट, क्यों करोगे आप यूज़? क्योंकि बिकॉज, रीजन अब यहाँ पर है, देखो अब बिकॉज करके, यूजिंग द प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी फैसिलिटीज एक्सटेंसिव कवरेज ऑफ कोर्स कंटेंट्स। प्रोजेक्शन के थ्रू आप और भी कोर्स को बहुत एक्सटेंसिवली उसको और कवरेज कर सकते हो, उसके कंटेंट जो है उसको। हेयर अब आप अगर बिकॉज नहीं लगाएंगे तो आप दोनों सेंटेंसेस को अलग अलग पढ़ोगे तो फिर आप उसको रिलेट नहीं कर पाओगे। जब जैसे होता है ना क्वेश्चंस हम करते हैं, सपोज इफ़ यू आर सेइंग व्हाई डू वी नीड एयर, व्हाई डू वी नीड ऑक्सीजन। अब मैं बोल रही हूँ वी नीड ऑक्सीजन टू ब्रीथ, वी नीड ऑक्सीजन टू ब्रीथ, राइट? तो बट आई एम सेइंग वी नीड ऑक्सीजन बिकॉज वी नीड ऑक्सीजन टू ब्रीथ बिकॉज इट हेल्प्स अस टू लिव। बिकॉज आप लगा रहे हो यहाँ पर, तब आपको इसका आंसर पता चल रहा है। बिकॉज नहीं लगाओगे तो आप थोड़ा सा गड़बड़ कर सकते हो। देयरफॉर हियर अगर अब हम यहाँ पर देखें, इस क्वेश्चन की बात करें, इट द assertion is true and here the reason is also true, both are true। ऑप्शन जरूर पढ़ लीजिएगा एग्जाम में ध्यान से, that both A and R are true and R is the correct explanation। अब explanation हम देखें तो दोनों करेक्ट हैं, ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है, ये भी है, लेकिन इसका एक्सप्लेनेशन करेक्ट है या नहीं, आर उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या नहीं, ये देखना होता है। तो देयरफॉर हियर इफ यू सी दैट इट इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, ये रीज़न साफ साफ बता रहा है कि ये जो स्टेटमेंट है वो ऊपर असर्शन से बिल्कुल मेल खाती है। ओके, और यहाँ देखिए ये बी में दे रखा था दैट नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन, ए इज़ ट्रू, आर इज़ फॉल्स, ए इज़ फॉल्स, आर इज़ ट्रू। ओके, हियर द करेक्ट आंसर इज़ योर both are true and it is correct explanation। Now the next question is education is a powerful instrument of। education किस चीज़ का powerful instrument है? social transformation के लिए, personal transformation के लिए, cultural transformation के लिए, all of the above। यहाँ आपका all of the above आंसर आएगा बिकॉज एजुकेशन इन तीनों चीज़ों का ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, सोसाइटी का भी, पर्सनैलिटी का भी, हमारे कल्चरल ट्रेड्स का भी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑफ टीचर्स मोस्ट इंपॉर्टेंट चैलेंजेस। कौन सा है सबसे इंपॉर्टेंट चैलेंज टीचर का? टू मेक स्टूडेंट्स डू देयर होमवर्क, अब स्टूडेंट से होमवर्क करवाना। टू मेक टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इंजॉयबल, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को और इंजॉयबल, इंटरेस्टिंग बनाना, या डिसिप्लिन मेंटेन रखना क्लासरूम में, या फिर क्वेश्चन पेपर को प्रिपेयर करना। सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग अगर हम देखें तो आपका टीचर के लिए टू मेक टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इंजॉयबल, बिकॉज बच्चे तभी आपकी क्लास में टिके रहेंगे, तभी वो आपको इंटरेस्ट से समझेंगे, उन चीज़ों को आप पे ध्यान देंगे, व्हेन दे विल फील दैट हाँ ये जो जिस तरह से पढ़ा रहे हैं वो उसमें इंजॉय कर रहे हैं। बच्चा अगर इंजॉय नहीं कर रहा है लर्निंग प्रोसेस को तो वो इसके लिए वो डिसइंटरेस्ट शो करने लगता है। Therefore, this is the correct answer. When a normal student behaves in an erratic manner in the class, you would। अगर एक नॉर्मल बच्चा है जो नॉर्मल रहता है क्लास में लेकिन वो एकदम से बहुत erratic सा बिहेव करने लगा है तो आपको क्या लगेगा, क्या रीज़न हो सकता है? आप क्या करोगे? पुल अप द स्टूडेंट देन एंड देयर, उसी टाइम स्टूडेंट को उठा लोगे वहाँ से और मतलब
बोलोगे उसको टॉक टू द स्टूडेंट आफ्टर क्लास, स्टूडेंट से क्लास के बाद बात करोगे, आस्क द स्टूडेंट टू लीव द क्लास, स्टूडेंट को वहाँ से भगा दोगे क्लास से बाहर, या फिर इग्नोर द स्टूडेंट, स्टूडेंट को इग्नोर ही कर दोगे, छोड़ो कोई बात नहीं। Here you need to talk to the student after the class। अगर आपको पता है ये बच्चा कभी ऐसे बिहेव नहीं करता है, अचानक ही अजीब सा बिहेवियर शो कर रहा है, तो आप उससे क्लास ख़त्म होने के बाद बात करोगे। टीचर्स रोल एट द हायर एजुकेशन लेवल इज़ टू। हायर एजुकेशन लेवल में टीचर का क्या रोल है? प्रोवाइड करना इन्फॉर्मेशन टू स्टूडेंट्स, प्रमोट करना सेल्फ लर्निंग इन स्टूडेंट्स, एनकरेज करना हेल्दी कॉम्पिटिशन अमंग स्टूडेंट्स, या फिर हेल्प स्टूडेंट्स टू सॉल्व देयर पर्सनल प्रॉब्लम्स। आप एज अ टीचर हायर एजुकेशन, अगर आप कॉलेज में पढ़ा रहे हो तो आप क्या करोगे? उनको प्रोवाइड करोगे इन्फॉर्मेशन, आपका ये रोल होगा। उन पे सेल्फ लर्निंग को प्रमोट करोगे, वो खुद से पढ़ सकें, या फिर उनमें हेल्दी कॉम्पिटिशन लाओगे अमंग स्टूडेंट्स, या हेल्प स्टूडेंट्स टू सॉल्व देयर पर्सनल प्रॉब्लम्स। देखिए यहाँ पर क्या होगा, आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, बिकॉज हायर लर्निंग में हायर एजुकेशन में सेल्फ लर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देयरफॉर यू हैव टू प्रमोट सेल्फ लर्निंग इन स्टूडेंट्स, राइट। टीचर्स मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन टुवर्ड्स द मैक्सिमम सेल्फ रियलाइजेशन ऑफ द स्टूडेंट्स इज अफेक्टेड थ्रू। किस तरह से टीचर स्टूडेंट्स में सेल्फ रियलाइजेशन मैक्सिमम लेवल पे करवा सकते हैं? कॉन्स्टेंट फुलफिलमेंट ऑफ द स्टूडेंट्स नीड्स, स्टूडेंट्स क्या चाहते हैं उसको फुलफिल करें। स्ट्रिक्ट कंट्रोल ऑफ क्लासरूम एक्टिविटीज़ को स्ट्रिक्टली कंट्रोल करें। सेंसिटिविटी टू स्टूडेंट्स नीड्स, गोल्स एंड पर्पस, स्टूडेंट्स को क्या ज़रूरत है, क्या उसके गोल्स हैं, पर्पसेस हैं, उसकी तरफ आपको सेंसिटिविटी शो करनी है। या स्ट्रिक्ट रीइंफोर्समेंट ऑफ एकेडमिक स्टैंडर्ड्स, जो भी एकेडमिक स्टैंडर्ड्स हैं उसको स्ट्रिक्टली रीइंफोर्स करना है स्टूडेंट्स में। Here your correct answer is sensitivity to students needs, goals and purposes। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बच्चों की क्या ज़रूरत है, क्या गोल्स हैं, उसके क्या पर्पसेस हैं, क्यों पढ़ रहा है वो, क्या उसके गोल्स हैं, तो इन सब के प्रति आपको थोड़ा सेंसिटिव होना पड़ेगा। नाउ एन इफेक्टिव टीचर इज एक्सपेक्टेड टू, एक इफेक्टिव टीचर क्या एक्सपेक्ट होता है? एनकरेज करे स्टूडेंट्स को इनिशिएटिव लेने के लिए। मतलब कुछ बच्चे होते हैं ना, जैसे जो कुछ भी पूछो क्लास में तो वो उन्हें आंसर आता भी है, बट दे हैव वेरी शाय नेचर, वो इनिशिएटिव नहीं लेते हैं किसी चीज़ के लिए, तो उसको एनकरेज करना है स्टूडेंट्स को। रिड्यूस करना उनका एंग्जाइटी लेवल ऑफ स्टूडेंट्स टू मॉडरेट। मतलब कुछ बच्चों को तो एंग्जाइटी होता है, एंग्जाइटी कॉन्शियस, लाइक नर्वस हो जाते हैं किसी भी चीज़ में, तो उस चीज़ को मॉडरेट करें, उस चीज़ को थोड़ा कम करें। या मेक स्टूडेंट्स फील दैट एजुकेशन इज़ देयर नीड, स्टूडेंट्स को बताए, उनको समझाए कि एजुकेशन आपकी ज़रूरत है, एजुकेशन के बिना आप कुछ नहीं है, आपको बहुत इंपॉर्टेंट है एजुकेट होना। या ऑल ऑफ द अबव। हियर योर करेक्ट आंसर विल बी ऑल ऑफ द अबव। all these things are expected from a teacher। अच्छा, नाउ dropouts are more likely to be, dropouts अगर कोई बच्चा स्कूल छोड़ देते हैं जो बच्चे, तो उनको आपको क्या लगता है फिर क्या हो सकता है उस चीज़ से? वो अनएम्प्लॉयड रहेंगे, या वो वुल्नरेबल हो जाएंगे रिक्वायरमेंट ऑफ पब्लिक असिस्टेंस, या एंगेज होंगे इन एंटी सोशल बिहेवियर में एंगेज हो जाएंगे। ऑल ऑफ दीज हेयर इफ़ यू सी, तो ये सब चीज़ आपकी इंक्लूड हो जाएगी। ऑल ऑफ दीज विल बी आंसर हेयर, क्योंकि ये चीज़ें जो है ये नेगेटिव हो जाती हैं जब ड्रॉप आउट्स होते हैं, तो वो ज़्यादा पब्लिक असिस्टेंस जो रिक्वायरमेंट होती है पब्लिक से, तो वो वुल्नरेबल हो जाते हैं, उसके लिए एंटी सोशल बिहेवियर हो जाता है उनका, चोरी, ये सब चीज़ें बहुत, मतलब आई एम नॉट सेइंग एवरीवन गोज़ टू दैट वे, बट येस वो एक तरह से उस तरफ को वो बेंड हो जाती है वो चीज़ें, और अनएम्प्लॉयड इज़ डेफिनेटली देयर। नाउ सपोज यू आर एन एम्बिशियस टीचर, अगर आप एक बहुत ही एम्बिशियस टीचर हैं और आप यू हैव हाई आइडल्स फॉर क्लासरूम टीचिंग बट योर हार्ड लेबर गोज इन वेन। द रीजन अंडरलाइंग दिस प्रॉब्लम इज, अगर आप बहुत एम्बिशियस टीचर हैं और आप बहुत हार्ड वर्क भी करते हैं, लेकिन आपको लग रहा है कि आपका हार्ड वर्क बेकार जा रहा है, कुछ बच्चों को कुछ समझ नहीं आ रहा, तो आप क्या करेंगे? क्या रीज़न है इसके पीछे, क्या रीज़न है कि ये प्रॉब्लम अराइज हो रही है? फर्स्ट इज दैट योर टीचिंग लेवल इज़ अबव द एबिलिटी लेवल ऑफ स्टूडेंट्स। आप जो पढ़ा रहे हैं वो उसका लेवल, आप जिन लेवल के बच्चों को पढ़ना है उससे काफ़ी ऊपर है। सपोज़ आप क्लास 5 के बच्चों को पढ़ा रहे हैं, लेकिन आपकी जो नॉलेज है, आप जो पढ़ा रहे हैं उस टाइम पे वो क्लास 10 के लेवल का पढ़ा रहे हैं, तो बच्चों को वो समझ नहीं आएगा। आप तो बहुत कुछ समझा रहे हैं अपने, लेकिन उनका दिमाग उस चीज़ को ग्रास्प नहीं कर पा रहा है। देन इंडिविजुअल डिफरेंसेस अमंग स्टूडेंट्स मेक योर एफर्ट्स फ्यूटाइल।
बच्चों के बीच में इंडिविजुअल डिफरेंस होता है, कोई बहुत ज़्यादा किसी का IQ लेवल बहुत ज़्यादा होता है, किसी का थोड़ा कम होता है, सम आर फास्ट लर्नर्स, सम आर स्लो लर्नर्स। तो ऐसे में वो चीज़ें मेल नहीं कर पा रही हैं, देन बोथ ऑफ दीज या नॉन ऑफ दीज। देखिए यहाँ पर आपका दोनों ऑप्शंस करेक्ट हो जाएंगे, बिकॉज ये दोनों ही रीजंस हो सकते हैं कि आप जो भी पढ़ा रहे हैं वो बच्चों ही समझ नहीं पा रहे हैं। इट्स नॉट दैट आपके अंदर इस चीज़ की कमी कि आप पढ़ा नहीं सकते, आप पढ़ा सकते हैं, बट जो आप पढ़ा रहे हैं या जिस तरह से पढ़ा रहे हैं वो बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है। Now, if a child is a backbencher and is unable to watch the blackboard clearly, as a result, he stands, sees and says repeatedly, what inference will you draw regarding the case? एक कोई backbencher है बच्चा और वो उसको blackboard नहीं दिख रहा है, साफ नहीं दिख रहा है, तो वो बार बार क्या हो रहा है, वो खड़ा हो रहा है, देख रहा है, फिर बैठ रहा है, तो ऐसे बार बार कर रहा है। तो आप इससे क्या कंक्लूड करोगे इस चीज़ से कि चाइल्ड इज़ ऑफ शॉर्ट हाइट एज द blackboard एज कंपेयर टू हिज क्लासमेट्स। चाइल्ड जो बच्चा है उसकी हाइट थोड़ी कम है बाकी स्टूडेंट्स से क्लास के, ब्लैक बोर्ड बहुत शाइन कर रहा है या इज़ अंडर शाइनिंग, या इफेक्ट कुछ भी लाइटिंग का इफेक्ट हो सकता है, या चाइल्ड हैज़ डिफेक्टिव विजन, चाइल्ड के अंदर कुछ विजन में डिफेक्ट है, या फिर A and C बोथ। here your answer will be A and C both, बिकॉज चाइल्ड की शॉर्ट हाइट हो सकती है, वो इसलिए खड़े होकर बार बार देख रहा है, या फिर उसकी आईसाइट में थोड़ी प्रॉब्लम है दैट उसको बार बार उठ के फिर देख रहा है, तब वो बैठ रहा है, ऐसे करना पड़ रहा है। तो ये चीज़ें होती हैं क्लास में, इन चीज़ों को फेस करना पड़ता है। Now, if a high caste teacher adopts a discriminatory attitude towards a low caste student, his behavior is। अगर आप देखें एक हाई कास्ट टीचर है लेकिन वो कोई लो कास्ट स्टूडेंट की तरफ एक डिस्क्रिमिनेटरी बिहेवियर शो कर रहा है, मतलब एक भेदभाव का बिहेवियर कर रहा है, तो वो बिहेवियर उसका कैसा है? वो बिहेवियर ठीक है क्योंकि अकॉर्डिंग टू रिलीजन के अकॉर्डिंग आपको लगता है हाँ ठीक तो बिहेवियर कर रहा है, लेकिन या फिर ये अगेंस्ट नेशनल स्पिरिट एंड नीड ऑफ द आवर, वो अगेंस्ट है, ये उस चीज़ के खिलाफ है जो नेशनल हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो बना है उसके अगेंस्ट है कि अब तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, या अगेंस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, या जो कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजंस दिए गए हैं उसके अगेंस्ट है, या नॉट अगेंस्ट द कोड ऑफ टीचर्स प्रोफेशनलिज्म ऑफ यूनेस्को, या कोड ऑफ जो टीचर्स हैं उसके जो यूनेस्को ने कोड ऑफ टीचर्स दिए हैं प्रोफेशनलिज्म के उसके अगेंस्ट नहीं है, या कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के अगेंस्ट नहीं है, करेक्ट है रिलीजन के अकॉर्डिंग, या अगेंस्ट द नेशनल स्पिरिट है। here your correct answer will be B, it is against the national spirit and the need of the hour। देखिए यहाँ पर ये दोनों क्यों करेक्ट गलत हो जाएंगे, बिकॉज यहाँ नॉट लिखा है, यहाँ नॉट लिखा है, सी इफ़ यू सी प्रॉपरली यहाँ नॉट लिखा है, राइट। अगर यहाँ नॉट नहीं होता तो ये दोनों भी आपके करेक्ट होते, तब तो कुछ और ही ऑप्शन दिया होता है यहाँ पर, मे बी ABC BCD इस तरह से दिए होते। ओके, नाउ सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू प्लीज़ रीड द क्वेश्चंस केयरफुली। नॉट ना बहुत गेम खराब कर देता है जहाँ नॉट लग जाता है ना, बिकॉज स्टूडेंट्स टेंड टू इग्नोर दिस थिंग एंड इस वजह से क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं। नेक्स्ट इज द प्रोफेशनल रिक्वायरमेंट ऑफ ए टीचर एक्सप्लेन्ड इन द यूनेस्को पब्लिकेशन। यूनेस्को में ने जो पब्लिकेशन दिए थे, छापा था अपना, उसमें उसने प्रोफेशनल रिक्वायरमेंट्स दिए थे, कुछ प्रोफेशनल कोड्स एथिक्स दिए थे ऑफ टीचर। व्हाट आर दे? मास्टरी ऑफ द सब्जेक्ट एंड कॉम्पिटेंसी फॉर टीचिंग, मास्टरी होनी चाहिए उसकी सब्जेक्ट पे। ओके, इनोवेटिवनेस इन अप्रोच एंड टीचिंग स्ट्रैटेजीज, वो और इनोवेशंस करे टीचिंग में, किस तरह से और स्ट्रैटेजीज लाए पढ़ाने में, जस्टिस करे अपने प्रोफेशन से, या फिर ऑल ऑफ द अबव। हियर योर करेक्ट आंसर विल बी ऑल ऑफ द अबव। ये सब इंपॉर्टेंट है यूनेस्को की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट इज टीचर्स प्रोफेशनलिज्म मीन्स, टीचर का प्रोफेशनलिज्म का मतलब क्या होता है? व्हाट डज इट मीन? द एक्सटेंट टू विच अ टीचर सब्सक्राइब्स टू अ प्रोफेशनल कोड, एक एक्सटेंट है जिसमें टीचर जो है वो जो प्रोफेशनल कोड्स हैं उसको सब्सक्राइब करे, या फिर टीचर हैज़ टू टीच फॉर द सेक ऑफ गेटिंग सैलरीज लेने के लिए बच्चे टीचर पढ़ा रहा है, या टीचर मस्ट हैव कंप्लीटेड प्रोफेशनल टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स बिफोर हिज अपॉइंटमेंट, टीचर अपना प्रोफेशनल डिग्री जो टीचिंग कोर्स होता है, टीचिंग ट्रेनिंग कोर्स, उसको कर ले अपॉइंटमेंट से पहले,
या फिर ऑल ऑफ द अबव। नाउ प्लीज रीड द क्वेश्चन हेयर केयरफुली, बिकॉज क्वेश्चन अगर आपने ठीक से नहीं समझा है तो आप ऑप्शंस गलत कर देंगे। टीचर्स प्रोफेशनलिज्म की बात हो रही है, प्रोफेशनलिज्म कोड एथिक्स की बात हो रही है, तो यहाँ पर इसका कोई मतलब नहीं है कि सैलरी लेनी है उसको तो वो इस वजह से टीचर्स का प्रोफेशनलिज्म इसका मीनिंग होता है, या उसको अपना टीचर ट्रेनिंग कंप्लीट करना है तो ही प्रोफेशनलिज्म है। यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर विल बी द एक्सटेंट टू विच अ टीचर सब्सक्राइब्स टू अ प्रोफेशनल कोड। टीचर वो प्रोफेशनल कोर्स को किस एक्सटेंट तक आप लेके जा रहा है, किस एक्सटेंट तक उसको अडॉप्ट कर रहा है, वो प्रोफेशनलिज्म हो गया। अगर सिर्फ टीचर ट्रेनिंग इंपॉर्टेंट होता, पहले जो टीचर्स थे वहाँ उस टाइम पे ट्रेनिंग तो होती भी नहीं थी, बट दे वर प्रोफेशनल, दे वर वेरी मच प्रोफेशनल इन द टीचिंग प्रोफेशन, राइट। Hence your A option will be correct. Next is if a student becomes unconscious in a class, what will you do? अगर कोई बच्चा क्लास में बेहोश हो जाता है, अनकॉन्शियस हो रहा है, तो आप क्या करेंगे? रशिंग टू द प्रिंसिपल्स ऑफिस एंड कैनवासिंग फॉर हेल्प इमीडिएटली। इम्पेशेंटली आप एकदम से प्रिंसिपल के ऑफिस में जाएंगे, इम्पेशेंट हो जाएंगे कि प्लीज़ हमें मुझे कुछ हेल्प करो, बच्चा अनकॉन्शियस हो गया है। या आप स्टूडेंट्स के पेरेंट्स को फ़ोन करेंगे और उनकी वेट करेंगे, या उससे पहले फर्स्ट एड देंगे एंड तब उसको ट्राई करेंगे टू कॉन्टैक्ट एनी नियर बाय डॉक्टर, किसी पास ही कोई डॉक्टर के पास ले जाने के लिए कॉन्टैक्ट करेंगे, या फिर उसको अरेंजमेंट करेंगे कि उसको घर भेज सके वापस। व्हाट विल यू डू हियर? हेयर योर करेक्ट आंसर विल बी गिविंग फर्स्ट एड। जब भी कोई ऐसी इमरजेंसी होती है, मेडिकल इमरजेंसी, आपको उसे फर्स्ट एड देना होता है, फिर डॉक्टर पे ले जाना होता है। इंस्टेड येस यू हैव टू इन्फॉर्म द पेरेंट्स, बट जब तक पेरेंट्स आए इट बिकम्स अ बिग गैप बिटवीन for getting that first aid. Therefore you have to give the first aid to the student first and then try to contact the doctor, and उसके बाद आप उसकी फैमिली को कंसल्ट करें। नेक्स्ट इज अ चाइल्ड में हैव हियरिंग इम्पेयरमेंट। आपको लगता है कि बच्चा ठीक से नहीं सुन सकता है, तो उसका रीज़न क्या है? मतलब कैसे आपको लग रहा है कि वो नहीं सुन पा रहा है? ही स्पीक्स लाउडली अनयूजुअली, वो बहुत ज़ोर ज़ोर से बोलता है, कई बार अनयूजुअली। ऐसे होता है ना, जब कोई ठीक से नहीं सुन पाता है तो वो बोलता ज़ोर से, क्योंकि ही थिंक्स दैट जो सामने वाला है उसको भी शायद ठीक से नहीं सुनाई दे रहा है, बिकॉज उसको खुद सुनाई नहीं दे रहा होता है, तो वो बहुत ज़ोर से बोलता है। या ही कम्स नियरर टू द स्पीकर ड्यूरिंग कॉन्वर्जेशन, जब कोई बोल रहा है तो उसके पास आके वो सुनने की कोशिश करता है, राइट। देन ही जनरली सेज प्लीज़ रिपीट टू दिस टीचर, वो टीचर को बोलता है कि प्लीज़ रिपीट कर दीजिए एक बार और, तो वो दैट मीन्स उसको एक बार में ठीक से वो चीज़ सुनाई नहीं दी है, तो ऐसे भी हो सकता है। या ऑल ऑफ द अबव। हियर योर करेक्ट आंसर विल बी ऑल, बिकॉज ये सब इसके इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं कि बच्चा ठीक से नहीं सुन पा रहा है, उसके टीचिंग हियरिंग इम्पेयरमेंट है। The last question of the side, 30th question is, if a student is constantly rubbing his eyes and is inattentive during the blackboard work he is having, अगर बच्चा अपनी बार बार आइज़ को रब कर रहा है और inattentive है, जब ब्लैक में कुछ काम करवा रहे हैं तो वो इतना ध्यान नहीं दे रहा है ब्लैक बोर्ड में, तो वो क्या रीज़न हो सकता है? एडजस्टमेंट प्रॉब्लम है, वो एडजस्ट नहीं कर पा रहा है खुद को। हियरिंग प्रॉब्लम है, वो ठीक से सुन नहीं पा रहा है। विजुअल प्रॉब्लम है, वो ठीक से देख नहीं पा रहा है। या ऑल ऑफ द अबव। देखिए यहाँ साफ साफ आइज़ की बात हो रही है, रब कर रहा है, इनअटेंटिव है, ब्लैक बोर्ड पे की तरफ नहीं देख रहा है, तो ये दैट मीन्स शी और ही इज़ हैविंग विजुअल प्रॉब्लम्स, देखने में उसे प्रॉब्लम हो रही है। ओके, so this was the all for now, and this we have done 30 questions today, right? Next, in tomorrow's video, day after tomorrow, I will be bringing 40 more questions. आपके हमारे आज पूरे 60 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं, 40 क्वेश्चंस आर लेफ्ट। दिस आई विल ब्रिंग इन वन होल वीडियो एंड वी विल डू दिस, मे बी आई विल अपलोड दिस बाय tomorrow or day after tomorrow. Let's see. Okay, and please, if you have liked the video, if you like the questions, please do like, comment and subscribe, and like and share this so that everyone can take benefit from the videos. Thank you so much. Take care everyone. Bye bye.